students. So in this video we discuss about the chapter 16, the four realms of the earth, a textbook exercise. So before starting our exercise, let's we recall that's what we are learning this chapter. So in this chapter we discussed about the lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biospheres. So now that we are starting our exercise, so the first questions, take the correct options. Yani they give us one question or three option, one of them is a right, so we have to put the right on the right option. The tallest mountain in the world is, यानी दुनिया का सबसे tallest mountain कौन सा है? A. Mount Elbrus, B. Mount Kilimanjaro, या C. Mount Everest. The answer is C. Mount Everest. Next is the total area of a continent on the earth is about, यानी अर्थ की सरफेस पर कॉन्टिनेंट्स जो है वो हमें कितने प्रतिशत देखने को मिलता है? तो ऑप्शन ए है 50%, बी है 29% एंड सी है 71%. द आंसर विल बी बी, 29%. द ग्रेट बैरियर रिफ इज़ इन, यानी ग्रेट बैरियर रिफ जो है वो हमें कौन से कॉन्टिनेंट में देखने को मिलती है? ए एशिया, बी अफ्रीका, या सी ऑस्ट्रेलिया. सो आंसर विल बी सी ऑस्ट्रेलिया. द अंडर वाटर माउंटेन्स रेंज ऑन द फ्लोरा इन एटलांटिक ओशन इज कॉल्ड, यानी माउंटेन्स रेंज जो अंडर वाटर है जो एटलांटिक ओशंस में देखने को मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? पैसिफिक रिग ऑफ फायर, मिड एटलांटिक रिग या चैलेंज डीपर. आंसर विल बी बी, मिड एटलांटिक रिग. फिफ्थ, द गैस विच हैज़ अ लार्जेस्ट शेयर इन आवर एटमोसफियर, यानी कौन सी गैस है जो हमारे एटमोसफियर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है? तो वो ए मीथेन, बी नाइट्रोजन या सी ऑक्सीजन. तो बी नाइट्रोजन 78%. State whether the following statements are true or false and rewrite the incorrect statements to the correct them. यानी they give us some statements, वो true है या false हमें बताने हैं और अगर statement गलत है तो उसे rewrite करना है. First, Cl comprises silicon and magnesium. So this statement is false. Sema comprises silicon and magnesium. Isthmus of a Panama link the North America with the South America. यानी Isthmus Panama जो है वो नॉर्थ और साउथ अमेरिका को जोड़ता है. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. The physical environments includes only a land and water, यानी physical environment है उसके अंदर सिर्फ land और water include होते हैं. तो this statement is false. The physical environment includes only land, air and water, यानी air भी आता है. Greenhouse gases cause a rise in atmospheric temperature and a result in a global warming. So this statement is true. Space stations are located in exosphere, यानी space stations जो है वो exosphere में located होते हैं. तो this statement is also true. Answer the following in a one sentence, यानी अब यहाँ पर कुछ questions दिए गए जिनके आंसर है हमें one sentence में देने हैं. The first, which canal link Africa to Asia, यानी अफ्रीका और एशिया को कौन सी कैनाल है जो जोड़ती है? Isthmus of Suez links अफ्रीका टू एशिया, यानी Isthmus of Suez जो है वो अफ्रीका और एशिया को जोड़ती है. Which physical features separate Europe from Africa, यानी कौन सा फिजिकल फीचर्स है जो यूरोप और अफ्रीका को सेपरेट करता है? आंसर नंबर 2, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर सेपरेट्स द यूरोप एंड अफ्रीका, यानी यूरोप और अफ्रीका को जो सेपरेट करता है वो है स्ट्रेट ऑफ
जिब्राल्टर वो है जो दो वाटर बॉडीज़ को या फिर दो लार्ज मासेस जो होते हैं, लैंड मासेस, उसको सेपरेट करते हैं, उसे स्ट्रेट कहते हैं, एक नैरो पीस ऑफ लैंड। क्वेश्चन नंबर 3, विच कॉन्टिनेंट इज ऑफन रेफर टू एज द कॉन्टिनेंट डाउन अंडर, यानी कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसे कॉन्टिनेंट डाउन अंडर कहा जाता है? आंसर नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया इज ऑफन रेफर टू एज द कॉन्टिनेंट डाउन अंडर, यानी कॉन्टिनेंट डाउन अंडर जिस कॉन्टिनेंट को कहा जाता है वो है ऑस्ट्रेलिया। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज ओजोन लेयर, यानी ओजोन लेयर क्या है? Ozone layer is a presence in the stratosphere prevents the earth from a harmful ultraviolet rays of the sun, यानी सन से आने वाली हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट रेस है उसको अर्थ में आने से ओजोन लेयर जो है वो रोकता है। दैट मीन्स ओजोन लेयर जो है वो अर्थ को प्रोटेक्ट करता है, और ये अल्ट्रावायलेट रेस जो है उसकी वजह से ह्यूमन की स्किन, आइस और कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज एन इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम क्या है? Communities of organism interacting with each other and with their non-living environment is called an ecosystem, यानी जो भी ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, उनकी सभी कम्युनिटीज़ हो, यानी लिविंग थिंग्स है, वो अपने आसपास के और अदर लिविंग थिंग्स के साथ जब एग्जिस्ट होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में भी मिक्सअप होते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम। तो ये लिविंग, नॉन लिविंग सारे मिलकर इकोसिस्टम को फॉर्म करते हैं। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अ ब्रीफ। तो नाउ वी डिस्कस द ब्रीफ क्वेश्चन आंसर्स। द फर्स्ट दैट इज नेम द 4 रियम्स ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ पर जो 4 क्षेत्र देखने को मिलते हैं उसके नाम लिखने हैं हमें। द 4 रियम्स ऑफ द अर्थ आर ए लिथोस्फीयर, बी हाइड्रोस्फीयर, सी एटमोस्फीयर एंड डी बायोस्फीयर। तो ये 4 रियम्स जो है वो हमें अर्थ पर देखने को मिलते हैं। वेयर इज द ग्रेट बैरियर रिफ लोकेटेड, यानी ग्रेट बैरियर रिफ है वो कहाँ पर लोकेटेड है? आंसर 2, द ग्रेट बैरियर रिफ इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, यानी ग्रेट बैरियर रिफ जो है वो हमें ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द बायोस्फीयर, यानी कि बायोस्फीयर क्या है? लेट्स डिस्कस अबाउट द बायोस्फीयर। The interaction between a lithosphere or a land, hydrosphere or water and atmosphere or air given in origin to the realms or a zone of a life called the biospheres, यानी कि लिविंग थिंग्स जो है, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, वो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फीयर्स के साथ जब कंबाइन होते हैं यानी इंटरेक्ट होते हैं तो उसे कंबाइनली बायोस्फीयर्स कहते हैं। Question number 4, what is habitat? All forms of a life, ranging from the tiniest microorganisms to largest plants and animals, are found in a biosphere that become their habitats, a natural environments where the life thrives and multiplies. That means कि चाहे वो microorganisms हो, plants हो या animals हो, वो जहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, फाउंड मतलब जहाँ वो मेनली हमें देखने को मिलते हैं उसे हम हैबिटेट कहते हैं। हैबिटेट वो जगह है जहाँ वो आराम से रह सके और मल्टीप्लाई यानी वो अपनी संख्या को बढ़ा सके, तो ऐसे एनवायरनमेंट में वो हैबिटेट कहते हैं। सपोज़ अगर मैं एग्जांपल दूँ तो पोलार बेर, तो पोलार बेर जो है वो कोल्ड प्रदेश में ही हमें देखने को मिलेंगे, यानी कि कोल्ड रीजन में ही हमें देखने को मिलेंगे। वो कहीं गर्म प्रदेश में या फिर हॉट प्लेसेस है वहाँ पर वो नहीं रह पाते, तो उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो एंटार्क्टिका, आर्कटिक, अलास्का, तो ये सारी कोल्ड प्लेसेस है, वहाँ पर हमें पोलार बेर जो है वो देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ अ ग्लोबल वार्मिंग एंड हाउ इट इज़ कॉज्ड, यानी ग्लोबल वार्मिंग क्या है और वो कैसे होती है। The high level of emissions of greenhouse gases such as carbon dioxide,
methane, and nitrous oxide emitted from industries and vehicles trap the sun's heat in the atmosphere and do not allow it to escape. पहले तो ग्रीन हाउस गैसेस किसे कहते हैं? तो ग्रीन हाउस गैसेस है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये सारे जो गैसेस है वो इमिटेड यानी इमर्जन्स उसका कहाँ से होता है? तो वो इंडस्ट्री और व्हीकल से आते हैं। और ये गैसेस जो है वो क्या करते हैं? सपोज दिस इज सन, ये सन की जो रेस है, ये सपोज अर्थ, तो सन की जो रेस है वो अर्थ पर आती है और रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है। बट कार्बन डाइऑक्साइड और ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो सन की रेस को, सपोज ये डॉट्स जो आपको दिख रहा है वो गैसेस समझ लो, तो ये सन की जो रेस है इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने देते। नेचुरली होना चाहिए कि रेस आई और चली गई, बट इन सब की वजह से ये जो रेस है वो एटमॉस्फेयर में ही रहती है और इसकी वजह से अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो गर्म होता है, यानी कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर हाई होता है। दिस हीट इज देन री-इमिटेड इन ऑल डायरेक्शन एंड दिस इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। और अभी जो हमने डिस्कस किया दैट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। दिस इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस इन एटमॉस्फेयर कॉज इंक्रीज इन द अर्थ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कॉजिंग द फिनोमेना ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। जैसे मैंने बताया कि जैसे ये सारे गैसेस जो है वो सन की रेस को एब्जॉर्ब करते हैं और इसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, तो अर्थ के एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में जो हमें इंक्रीज़ होता है उस फिनोमेना को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। Now we discuss our last exercise, that is answer the following question in a detail. So now we discuss the details question answer. The first one, that is discuss the main component of the lithosphere with the help of a diagram. यानी कि लिथोस्फीयर्स के मेन कंपोनेंट्स जो है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है और आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। The main component of the lithospheres are first crust, mantle and last is core. The first we discuss the crust. The uppermost solid layer of the earth surface is known as the crust. यानी कि अर्थ की सरफेस का सबसे ऊपर का जो लेयर हमें देखने को मिलता है दैट इज कॉल्ड क्रस्ट. इट इज़ मेड अप ऑफ अ टू सॉलिड लेयर, Cl यानी अपर क्रस्ट एंड सीमा यानी लोअर क्रस्ट. Cl गेट इट्स नेम फ्रॉम अ सिलिकॉन मीन्स Si एंड एल्यूमिनियम L. ये दोनों एलिमेंट्स हैं जो हमें Cl में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो इनके फर्स्ट वर्ड को लेकर ही Cl बनाया गया है. As it has a rock that are rich in both these minerals. यानी ये लेयर जो है वहाँ पर हमें ये दोनों मिनरल्स जो है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं. That's why it's called Cl. Now सीमा. सीमा gets its name from the silicon and magnesium present in a good quantity in the rock of this layer. यानी इस लेयर के जो रॉक्स है उसमें हमें सिलिकॉन्स और मैग्नीशियम देखने को मिलते हैं, इसलिए इन दोनों के फर्स्ट वर्ड को लेकर सीमा नाम बनाया गया. मेंटल. द मेंटल लाइज बिलो द क्रस्ट. यानी क्रस्ट के बाद का जो लेयर है वो मेंटल है. मेड अप ऑफ अ रॉक दैट आर डेंसर देन द क्रस्ट. यानी क्रस्ट पे जो रॉक्स देखने को मिलते हैं उससे ज़्यादा हमें डेंस क्रस्ट रॉक्स जो है वो मेंटल में देखने को मिलते हैं. द अपरमोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल इज़ मेड अप ऑफ अ सॉलिड रॉक. मेंटल में भी हमें ऊपर का जो पार्ट देखने को मिलता है उसमें हमें सॉलिड रॉक्स देखने को मिलते हैं. इट इज़ मेड अप ऑफ अ रॉक दैट आर इन अ सेमी सॉलिड स्टेट. और वो जो है वो सेमी सॉलिड स्टेट्स में देखने को मिलते हैं. दिस इज़ ड्यू टू द एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर. द मेंटल इज़ अप टू द डेप्थ 2900 किलोमीटर. यानी मेंटल जो है वो 2900 किलोमीटर नीचे की ओर फैला हुआ है. और जो रॉक्स हमें अपर मोस्ट लेयर्स में हमें सॉलिड देखने को मिलते हैं, मिडल लेयर्स हमें सेमी सॉलिड देखने को मिलता है. तो ये मिडल लेयर जो सेमी सॉलिड देखने को मिलता है उसके पीछे का रीज़न्स है कि जैसे ही हम अर्थ के नीचे जाते हैं वहाँ पर हीट और प्रेशर बढ़ जाता है और हीट और प्रेशर की वजह से ये जो है वो सेमी सॉलिड लेयर है. कोर. बिलो द मेंटल इज़ द कोर ऑफ द अर्थ. यानी मेंटल के बाद का और बीच का पार्ट जो है वो है कोर. द कोर इज़ मेड अप ऑफ हैवी मेटल्स सच एज आयरन एंड निकल. कोर जो है उसमें हमें दो खास तरह के हैवी मेटल्स देखने को मिलते हैं, वो है आयरन एंड निकल.
वेल द इनर कोर इज अ सॉलिड, यानी कोर के में भी हमें पार्ट्स देखने को मिलेंगे। उसके इनर कोर जो है वो सॉलिड है और आउटर कोर जो है वो सेमी सॉलिड है। और सेमी सॉलिड होने का रीज़न है बिकॉज ऑफ द प्रेशर एंड हीट जनरेटेड हियर। So in this they are not give us a diagram, but you have to draw this diagram. Yes, you have to do this diagram in our question. Question 2. Mention the way in which the hydrosphere is important to life. Importance of the hydrosphere. Human needs like domestic, communal generations of a hydroelectricity. यानी हाइड्रोस्फीयर मीन्स, पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं। तो हाइड्रोस्फीयर यानी हमें अर्थ पर जो भी वाटर बॉडीज़ देखने को मिलती है, तो कंबाइंडली दिज आर फॉर्मिंग द हाइड्रोस्फीयर, चाहे वो पॉन्ड हो, रिवर हो, लेक हो या ओशंस हो, राइट। तो पानी का यूज़ जो है वो हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो डोमेस्टिक यानी हमारे घरों में यूज़ होता है, कॉमर्शियल, और हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी, जनरेशन ऑफ यानी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी पानी जो है वो यूज़ होता है। इट एक्ट बी लाइक अ हैबिटेट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। और हाइड्रोस्फीयर्स जो है उसमें हमें बहुत सारे एक्वेटिक्स एनिमल्स लाइक फिशेस है, क्रोकोडाइल्स है, क्रैब्स है, ये सब कुछ बहुत सारे, मतलब सो मेनी वेराइटीज़ जो है वो हमें एक्वेटिक्स एनिमल्स में देखने को मिलती हैं। इट्स रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ अ कोस्टल एरिया, यानी हाइड्रोस्फीयर जो है वो कोस्टल एरिया में टेम्परेचर जो है उसको रेगुलेट करते हैं। इट लिंक्स ऑल द लैंड मासेस, यानी पूरा, अगर हम वर्ल्ड मैप स्टडी करें तो आप देखेंगे कि 4 ओशन है, उसमें हमें 7 कॉन्टिनेंट्स दिखते हैं। तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स को जो है और लैंड मासेस जो है उनको ये ओशंस ज्वाइन करते हैं। इट प्रोवाइड्स अस अ वेरियस मिनरल्स एंड द प्राइसियस पियर्स, यानी कि मोती। तो हमें हाइड्रोस्फीयर में से इम्पॉर्टेंट मिनरल्स यानी कि सॉल्ट मिलता है और पियर्स यानी कि मोती मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3. एक्सप्लेन द hydrological cycle. Now we discuss the hydrological cycle. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को आप वाटर साइकिल भी कह सकते हो। तो वाटर साइकिल का मतलब है कि पूरे अर्थ में वाटर की क्वांटिटीज़ जो है वो कांस्टेंट रहती है, और इसके पीछे का रीज़न जो है वो ये वाटर साइकिल है। वाटर कीप्स चेंजिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इन अ साइक्लिक मैनर विद द हाइड्रोस्फीयर, यानी कि वाटर जो है वो एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो किस तरह से होता है कि पानी जो है वो ज़्यादा बॉयल हो जाए तो स्टीम में कन्वर्ट होता है, और फ्रीज़ हो जाए तो आइस में। तो ये उनके अलग अलग फॉर्म हो गए। तो ये फॉर्म में कन्वर्ट जो है वो साइक्लिक मैनर में होता है। द एंडलेस सीरीज ऑफ चेंजेस अंडरगोज बाय द वाटर इन अ हाइड्रोस्फीयर बिटवीन द सी, एयर एंड लैंड इज नोन एज अ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और वाटर साइकिल। यानी हाइड्रोलॉजिकल और वाटर साइकिल्स जो है वो बहुत सारे चेंजेस के साथ होता है जो पानी में देखने को मिलते हैं, चाहे वो सी में हो, एयर में हो या लैंड में हो। प्रेजेंस ऑफ वाटर की बात हो रही है। तो फर्स्ट स्टेप है वाटर फ्रॉम ओशन, सी एंड रिवर्स ऑन हीटिंग बिकम अ वाटर वेपर एंड राइज अप इन द एयर थ्रू द इवेपोरेशन। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन में चाहे वो पानी ओशन, सी और रिवर का हो, वो गर्म होता है और वो लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। द वाटर वेपर देन कूल एंड चेंज इनटू द मिनट्स वाटर ड्रॉपलेट्स थ्रू द कंडेंसेशन। अब हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट प्रोसीजर, दैट इज कंडेंसेशन। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो वाटर वेपर इवेपोरेशन के टाइम पर ऊपर गई, तो जैसे ही आपको पता है कि जैसे ही हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर जो है वो डाउन होता है, यानी ठंडी होती है। तो ये गर्म हवाएं ऊपर जाती है और ठंडी हो जाती है और पानी की बूंदें बन के नीचे आती है, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। The tiny droplets of water join together from clouds. और ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स जो है वो मिलकर क्लाउड्स को फॉर्म करती है और फिर वो ज़्यादा कूल होते हैं। देन द ड्रॉपलेट्स इज अ क्लाउड बिकम अ लार्जर एंड फॉल एज अ रेन। और फिर क्लाउड्स जो है वो जैसे ही थोड़े बहुत नीचे आते हो तो उसमें से
पानी की है वो बूंदें गिरती हैं जिसे हम रेन कहते हैं। दिस इज़ नोन एज अ प्रेसिपिटेशन, यानी कि बारिश में जो हमें पानी की बूंदें देखने को मिलती है, दैट इज़ अ प्रेसिपिटेशन प्रोसीजर। Precipitations help also in the form of snow और hail, यानी प्रेसिपिटेशन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पानी की बूंदें ही गिरे, कहीं जगह पर वो हमें स्नोफॉल के थ्रू भी देखने को मिलते हैं। Precipitations helps to maintain the supply of a fresh water in the earth, अर्थ में जो हमें फ्रेश वाटर यानी पीने लायक पानी जो मिलता है उसको मेंटेन जो है वो रेन के थ्रू ही किया जाता है। रेन मीन्स प्रेसिपिटेशन। द रेनफॉल, स्नोफॉल feeds glaciers, rivers, lakes and underground water sources and eventually goes back to the oceans to the completing the water cycle। तो अब ये रेनफॉल या फिर स्नोफॉल जो है वो क्या करते हैं कि वो ग्लेशियर्स को फॉर्म करते हैं। स्नोफॉल है तो ग्लेशियर्स को फॉर्म करेंगे, रिवर, लेक और अंडरग्राउंड वाटर जो और अर्थ में जो भी पानी का अमाउंट कॉन्स्टेंट रहता है उसके पीछे का रीजंस भी ये वाटर साइकिल है और इसी तरह से हमारी वाटर साइकिल कंप्लीट होती है। Now we discuss the question number 4. What is the atmosphere? Describe the different layer of the atmosphere। यानी एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं और एटमॉस्फेयर के जो हमें लेयर्स देखने को मिलते हैं 5 वो हमें डिस्क्राइब करने हैं। The realms of air that are surrounded the earth is called atmosphere। यानी अर्थ के पास और अर्थ को सराउंडेड पूरा गैस का जो हमें लेयर्स देखने को मिलता है और एयर का जो पूरा क्षेत्र है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। द एटमॉस्फेयर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू लेयर्स, यानी जो एटमॉस्फेयर में हमें लेयर देखने को मिलते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट दैट। द ट्रोपोस्फियर इज द लोवेस्ट लेयर एंड ऑल्सो द मोस्ट रिलेटेड ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। द ट्रोपोस्फियर एक्सटेंड अपवर्ड फ्रॉम अबाउट 8 किलोमीटर टू 16 किलोमीटर। Most weather phenomena are noticed here। इम्पॉर्टेंस के ट्रोपोस्फियर जो है वो लोवेस्ट लेयर है, 8 से 16 किलोमीटर तक फैला हुआ है। लाइफ जो भी पॉसिबल है वो ट्रोपोस्फियर पर ही है ओनली। और जो भी सीजनल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं यानी वेदर से रिलेटेड जो भी घटनाएं होती है वो हमें ट्रोपोस्फियर में देखने को मिलती हैं। Extending to above the 50 kilometer, the troposphere, the stratosphere is important because of the ozone layer. This layer protects us from the lethal ultraviolet rays of the sun. Next layer that is a stratosphere, जो troposphere के बाद आती है, 15 किलोमीटर तक फैला हुआ है और ये लेयर हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हमें ट्रोपोस्फियर के बाद जो स्ट्रेटोस्फियर देखने को मिलते हैं उसमें हमें ओजोन लेयर देखने को मिलता है और ओजोन लेयर जो है वो हमारे अर्थ को सन से आने वाली हार्मफुल लीथल अल्ट्रावायलेट रेज जो है उससे प्रोटेक्ट करता है। सी द मेसोस्फीयर विच एक्सटेंड्स अबव द स्ट्रेटोस्फियर इज वेयर मेनी meteors get born as they enter the earth atmosphere। This stretches about 85 किलोमीटर्स, यानी 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर तक जो हमें देखने को मिलता है उसे मीज़ो का मतलब होता है मिडल, यानी मिडल लेयर है। इसके ऊपर 2 लेयर और इसके नीचे 2 लेयर रहेंगे। तो मीज़ोस्फीयर जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर के बाद आता है और मीटियोर्स जो यहाँ पर गिरते हैं और अर्थ की सरफेस में एंटर होते ही जल जाते हैं, तो ये जो फिनोमेना होती है वो हमें मीज़ोस्फीयर में ऑब्जर्व होती है। नेक्स्ट इज थर्मोस्फीयर दैट ऑल्सो इंक्लूड्स द आइनोस्फीयर, यानी थर्मोस्फीयर को आइनोस्फीयर भी कहा जाता है। Overlap the mesosphere and the continuous about the 640 km. The ionosphere is important as it's electrified the molecules ions and make the radios and the television wave transmissions possible। यानी जो भी हम हमारे टीवी में देख पा रहे हैं और जो भी टेलीविज़न या फिर रेडियो प्रसारण होते हैं और ट्रांसमिशन होता है वो सब कुछ जो है वो आइनोस्फीयर्स में हो पाता है। और आइनोस्फीयर्स जो है वहाँ पर हमें इलेक्ट्रीफाइड मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं जो अर्थ से भेजे वाले वेव्स को कैच करके वहाँ से रिफ्लेक्ट करके हमारे टीवी में भेजते हैं। द ऑल सैटेलाइट्स आर देयरफॉर स्टेशनेटेड इन दिस लेयर। और क्योंकि यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग का वर्क होता है इसीलिए जो भी सैटेलाइट्स मेन मेड होती है वो सारी हमें थर्मोस्फीयर में देखने को मिलती हैं।
बियॉन्ड द थर्मोस्फियर एंड आइनोस्फियर द एक्सोस्फियर, यानी लास्ट लेयर हमारा है एक्सोस्फियर, विच इज़ द मेड अप ऑफ अ एक्सट्रीम रेडिफाइड एयर and it extend to about 10,000 kilometers. Space stations are located at its lower margin and the exosphere merge with the outer space. Exosphere जो है वो outer space के साथ merge हो जाता है और ये 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और रेडिफाइड एयर जो है वो भी हमें इस लेयर में देखने को मिलती है। नाउ वी डिस्कस अवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस इन अ नेचर, यानी जो इकोलॉजिकल बैलेंस हमें देखने को मिलता है नेचर में वो क्यों इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए हमें 5 पॉइंट्स मेंशन करने हैं। आंसर नंबर 5, इम्पोर्टेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस इन अ नेचर। दिस बैलेंस इंश्योर द सर्वाइवल, एक्जिस्टेंस एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द इन्वायरमेंट्स, यानी हम जिस इन्वायरमेंट में रह पाते हैं पर्यावरण में उसकी सर्वाइवल, एग्जिस्टेंस और स्टेबिलिटी जो है वो इकोलॉजिकल बैलेंस के थ्रू होती है। सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स इज़ एक्चुअली पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस बैलेंस ओनली, यानी जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हम सभी सर्वाइव यानी जी पा रहे हैं, तो उसका रीज़न भी इकोलॉजिकल बैलेंस ही है। दे गेट इनफ फूड टू ईट टू मेंटेन देयर सर्वाइवल, यानी कि सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, यानी प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस जो है हमारा सर्वाइव मेनली बेस्ड ऑन द फूड। तो फूड जो हम खा पा रहे हैं वो भी नेचुरली है और नेचर हम जितना खा पा रहे हैं उतना हम वापस ग्रो भी कर पा रहे हैं और इसकी वजह से पूरा जो है वो मेंटेन रहता है। तो ये मेंटेन का काम भी जो है वो इकोलॉजिकल बैलेंस की वजह से होता है, तो इसके लिए भी इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इट्स इंश्योर अ स्टेबल इन्वायरमेंट दैट इज़ फ्री फ्रॉम अ फ्लड्स एंड ड्रॉप, यानी स्टेबल इन्वायरमेंट हमें देखने को मिलता है जहाँ पर फ्लड और ड्रॉप जो है वो कम आते हैं या फिर कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ आते ही नहीं हैं, तो ये भी इकोलॉजिकल बैलेंस है। इट्स प्रोवाइड्स कंडेंसिव एनवायरनमेंट्स वेयर ऑल ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव, और एक कंडेंसिव यानी जिसे सभी लोग, सभी एनिमल्स, सभी प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, चाहे एक्वेटिक एनिमल्स, वो सभी अपने हैबिटेट्स में जी पा रहे हैं और सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो वो सर्वाइव कर पा रहे हैं उसका रीज़न भी इकोलॉजिकल बैलेंस ही है। विद दिस वी आर एंडिंग अवर चैप्टर से एक्सरसाइज।